Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Prasanna Murudkar. Welcome back to the Right to Fly. और आज बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कैसे ना अभी एक लंबी राइड की प्लानिंग चालू है। सो उसकी वजह से मुझे आजू बाजू में कोई छोटे छोटे जो भी मैं ट्रैक्स राइड्स कर रहा था उसके वहाँ पे जाने के लिए मिल नहीं रहा है। सो अब मोस्ट ऑफ अभी प्रिपरेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सो मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या चीज़ें मैं लेके जाने वाला हूँ। सो ये राइड कैसे प्लान किए मैंने वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि जब भी आप अपनी राइड से आप प्लान करेंगे तो ये शायद वीडियो देख के आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे आपका प्लानिंग करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली मैंने सब पॉइंट्स यहाँ पे निकाला था। बहुत टाइम से मैं ये कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक महीने से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हर चीज़ हो जाए। और फाइनली आज टुडेज़ डेट इज़ द 24th ऑफ सितंबर, मैं 1 तारीख को निकलने वाला हूँ। सो हफ्ते भर पहले मेरी हर चीज़ रेडी हो चुकी है, बाइक से लेके कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट पॉइंट वाइज। सो फर्स्ट प्लेस मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वो है केदारनाथ, उत्तराखंड। सो ये सोलो राइड है, मैं अकेला जाने वाला हूँ। वैसे मेरे 2 दोस्त पहले आने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज़ की वजह से उनका प्लान कैंसिल हो गया आने का। और सो मैं अभी सोलो राइड करने वाला हूँ अकेला ही। सो उसकी वजह से जो मेरा फर्स्ट प्लेस है केदारनाथ है, तो मुझे उस हिसाब से कितने दिन लगने वाले हैं, कितना राइड होने वाली है, सारी चीज़ों का मुझे कैलकुलेशन करके ये राइड मैंने प्लान की है। सो यस, डिसाइड प्लेस। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है रूट जो है मुझे फाइंड करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो केदारनाथ जाने के लिए 2 से 3 रूट्स है। एक जाता है उदयपुर से, दूसरा जाता है आई थिंक MP से वगैरह जाता है। तो मैंने जो शॉर्टेस्ट रूट लिया है इंदौर, झांसी, इंदौर, यस ग्वालियर के साइड से जो रूट जाता है उस रूट से मैंने डिसाइड किया जाने के लिए, क्योंकि कैसे वो कंटिन्यू एक स्टेट हाईवे है, बीच में कहीं पे भी ऐसे घाट वगैरह नहीं लग रहे। क्योंकि उदयपुर जाते टाइम बीच में एक घाट लगता है, उसकी वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। और गुजरात से जो बाइक जाते हुए रूट है वो थोड़ा क्राउडेड रूट रहता है, तो उसकी वजह से स्पीड भी कम हो जाता है, ज़्यादा किलोमीटर्स कवर नहीं कर सकते ऐसे। सो वो मैंने रूट फाइंड कर लिया। उसके बाद रूट फाइंड करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप गूगल मैप पे डालेंगे रूट, तो साइड बाय साइड एक दूसरा मैप भी ओपन करके रखिए। सो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो ब्लू वाली लाइन आपको दिखती है सेम लाइन आप दूसरे मैप में देखिए कि वो हाईवे है कि नहीं। क्योंकि अगर आप लंबा रूट करने वाले हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप प्रॉपर हाईवे से ही राइड करें, क्योंकि कैसे गूगल शॉर्टेस्ट वे दिखाता है, बीच में शॉर्टकट दिखाता है कि 5 मिनट बचाने के लिए अगर हम लोग उस रूट से जाते हैं तो कभी कभी आधा घंटा भी निकल जाता है उसमें, वो गांव से निकलता है वगैरह। वो शॉर्ट रूट दिखाने के चक्कर में बहुत इशूज़ आता है। तो मेनली आपको ट्राई करना है कि आपका जो लाइन है, आपका जो रूट है वो हाईवे ही रहेगा। तो साइड बाय साइड आप दोनों मैप चेक कीजिए कि अगर कोई रूट है, अगर गूगल मैप शॉर्टकट दिखा रहा है तो आप प्रॉपर वो जो हाईवे है थोड़ा 5-10 किलोमीटर रहेगा वो ज़्यादा, बट हाईवे से ही जाना है। अगर कभी कभी कैसे होता है कि बड़ा रूट बहुत लंबा हो जाता है हाईवे वाला, तो बीच से रूट दिखाता है कोई, अगर ऐसा रहेगा तो बीच में आप देखिए कि रोड कैसा है, गांव कितने बड़े या छोटे से लग रहे, और स्ट्रेट रोड है कि नहीं, क्योंकि लेफ़्ट राइट वगैरह रहेगा तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। सो ये डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए, साइड बाय साइड दोनों मैप चेक करते रहिए, रूट चेक करते रहिए। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। तीसरा है होटल बुकिंग। आप मोस्ट ऑफ मैं कहूँगा कि अगर आपका अनप्लान है, मतलब कहाँ पे पहुँचने वाला आपका फिक्स नहीं, जैसे मैं कहीं पे पहुँचूँगा वो पता नहीं है कि एग्जैक्ट सेम डेज पहुँचूँगा कि नहीं, तो मैंने कोई भी होटल बुक ऐसा नहीं किया है कि पेमेंट एडवांस में किया है। जो भी है वो विदाउट पेमेंट बुकिंग है, कंफर्म बुकिंग वो मैंने करके उसमें जो ओयो है और booking.com, ये दोनों वेबसाइट से मैंने जहाँ पे भी रुकने वाला हूँ ना, तो वैसे मैंने वो होटल्स का जो प्लानिंग है वो वैसे करके रखा है। विदाउट पेमेंट वाली बुकिंग मैंने कंफर्म करके रखी है, क्योंकि मुझे पता नहीं, अगर जहाँ पे मुझे पता है कि फ़िक्स मैं उस डेट पे वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, देन आई विल गो फॉर पेमेंट और पैसा भर के मैं वो ब्लॉक करके रखूँ। बट अभी ये टाइम पे तो मैंने वैसा कुछ नहीं किया। जो मैंने राइड प्लान की है मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने राइड प्लान की है। ये ऑलमोस्ट 10 दिन की राइड है। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फर्स्ट
फर्स्ट डे नंबर ऑफ़ डेज़, उसके बाद घर से मैं फर्स्ट डे मेरा ग्वालियर रहने वाला है, जो किलोमीटर सबसे ज़्यादा होने वाले हैं 1070 किलोमीटर के आसपास ग्वालियर है। और मैंने टाइमिंग भी लिखा है कितना टाइम लगने वाला है, तो अराउंड 19, मतलब इतना टाइम तो नहीं लगता, बट एक अंदाज़ा लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि फ़र्स्ट डे मुझे कम से कम 1000 किलोमीटर राइड तो करनी ही करनी है, ताकि मैं नेक्स्ट डे कम राइड कर सकूँ और आराम से पहुँच सकूँ। ऐसे है, तो उसके वजह से ये मैंने प्लान किया है, जैसे जो एग्जैक्टली मेरे लिए सही हो, ऐसे मैंने प्लान किया है। तो आप जब भी डिसाइड करेंगे तो सिमिलरली बट कुछ अलग से आप अपने साइड से देख सकते हैं कि आपको कहीं जाना है तो 500-600 भी हो सकता है। जैसे आगे आगे मेरी राइड से वो 500 है, 600 है, 300 है, ऐसी है, ज़्यादा लंबा नहीं है। सो फर्स्ट मेरा स्टॉप है ग्वालियर, उसके बाद सेकंड इज़ ऋषिकेश, वो 550 किलोमीटर है। उसके बाद जो सीतापुर पहुँचने वाला, सीतापुर में इसके लिए रहने वाला हूँ क्योंकि मैं ट्रैक नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था ट्रैक करने का, बट बाद में मेरे घर वालों ने समझा कि ऑलरेडी तो बाइक से जा रहा है और 21 किलोमीटर का वो ट्रैक है, वो करेंगे तो करूँगा तो मेरे पैर पूरा सूज जाएंगे। उसके बाद वापस नीचे आना और बाइक राइड करना, क्योंकि एक बार पैर सूजने के बाद 3 से 4 दिन वो आप कहीं पे भी चलने के लिए वगैरह हर चीज़ के लिए डिफ़िकल्टी आती है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि एक काम कर, अगर जा रहा है तो इतना पेन लेके मत जा, क्योंकि बाइक राइड करके ही वापस आना है। अगर आप जा रहे बस से या फिर कोई टूर्स ट्रैवलर वगैरह रहेगा तो दैट्स फाइन, क्योंकि आप कुछ चलाने वाले नहीं है गाड़ी वगैरह। बट बाइक चलाते टाइम कैसे पूरा हमारे बॉडी सब कुछ बराबर चाहिए, पैर नीचे लगने के बाद पेन नहीं होना चाहिए ऐसे, तो उसकी वजह से मैंने वो कैंसिल कर दिया। और ये एक नई आइटनरी बनाई है मैंने मेरे लिए, पूरी एक कम्प्लीटली अपडेटेड। सो सेकेंड इज़ सीतापुर से जो हेलीपैड है वो बहुत ही ज़्यादा पास में, तो वहाँ से मैं हेलीकॉप्टर से वहाँ से जाऊँगा। और हेलीकॉप्टर के अगर कैसा है क्या है उसके लिए आपको मेरा वो जो एक डे बाय डे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको मैं पूरी डिटेल्स बताते जाऊंगा। ये बस प्रिपरेशन में मैं आगे का कुछ कंफर्म बता नहीं सकता ऐसे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। सेकेंड डे इज़ अ केदारनाथ ट्रैक, जो वन डे मैंने ऐसे सोचा है कि वन डे में हो जाएगा, अगर हेलीकॉप्टर मुझे मिल जाता है प्रॉपरली। अगर घोड़े से जाना है तो फिर वो सारी चीज़ें एक चेंज होती जाएगी। तो ये मुझे पहले ही पता चलेगा जब मैं ऋषिकेश से सीतापुर जाऊँगा, क्योंकि उसी रूट में हेलीपैड्स वगैरह सब कुछ है, तो तभी वो आइटनरी वैसे के वैसे अपडेट होते जाएगी। ओके, सो अभी के लिए यही है। उसके बाद मैं 5th डे में नैनीताल पहुंचूंगा, क्योंकि जैसे मैं पहले बोला था, पहले मैंने सिर्फ केदारनाथ के लिए प्लान किया था, बट मेरे घर वालों ने बोला कि अगर जा रहा है तो सिर्फ एक ही जगह क्यों जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जॉब करते हैं हम लोग, तो बहुत टाइम के बाद हमें टाइम मिल रहा है। सो अगर जा रहा है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करके आ, थोड़ा घूम के भी आ जा। तो इसके लिए मैंने ये नई आइटनरी बनाई। सो नेक्स्ट डे मैं नैनीताल पहुंचूंगा, उसके बाद उस एक दिन का स्टे है वहाँ पे। उसके बाद मैं झांसी में रुकूंगा, क्योंकि रिटर्न जर्नी होगी मेरी तो वो झांसी में होगी, तो झांसी में रुकूंगा मैं, वहाँ पे एक दिन स्टे। उसके बाद धुले और घर, अगर समझो मैं सुबह जल्दी निकला तो शायद धुले में हॉल्ट नहीं होगा, डायरेक्टली मैं घर पहुँच जाऊँगा। 1000 किलोमीटर में एक दिन में कर लूँगा। लेकिन अगर मेरा मूड चेंज हुआ सिचुएशन के ऊपर, तो मैं कहीं पे धुले के आसपास रह लूँगा, 700 किलोमीटर से ऐसे। सो ये एक मेरी छोटी आइटनरी बनाई है मैंने। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, अगर सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होती रहेगी, बट ये एक बेस आइटनरी मैंने बना के रखी है वैसे, जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। फर्स्ट डे 1000 किलोमीटर इज़ कंपलसरी, वो तो करना ही है। सो ये हो गया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशंस ओके, केदारनाथ राइड करनी, केदारनाथ इज़ वन ऑफ द 4 धाम। ओके, सो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस होता है, रजिस्ट्रेशंस होता है। तो मैंने मेरे जो केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन है वो मैंने 2-3 महीने पहले ही करके रखा था, क्योंकि पता नहीं आगे मिलेगा, फुल हो गया तो नहीं। अभी जो मुझे न्यूज़ मिल रही है उसके हिसाब से वहाँ पे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, ना मेडिकल सर्टिफिकेट पूछ रहा है, ना रजिस्ट्रेशन देख रहा है, ना बायोमेट्रिक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे 1-2 दोस्त अभी जाके आए तो मैंने उनसे बात किया, इवन होटल वाले जो उनसे भी बात किया, तो वो बोले कि अभी कोई कुछ नहीं देख रहा है। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये सारी चीज़ें पहले से ही करके रखूँ, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन करके रखा है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ें हैं तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक चीज़ के 4 कॉपीज़ मैंने निकाल के रखे। मेरे पास 4 फ़ोटोज़ है। उसके बाद आधार कार्ड के 4 कॉपीज़ है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और कोविड सर्टिफिकेट,
इन सब की मैंने 4 कॉपीज़ निकाल के रखी है मेरे पास, और जब भी कोई और ओरिजिनल भी मेरे पास रखेगा। अगर किसी ने पूछा ओरिजिनल चेक करना है तो उसके लिए मुझे ओरिजिनल भी मेरे साथ में रखा है। सो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशंस, 4th पॉइंट। उसके बाद फिफ्थ इज़ आपको अपनी बाइक प्रिपेयर करनी है। तो मैंने अपनी बाइक प्रिपेयर की है बिफोर राइडिंग बाइक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक के मैंने प्रॉपर सर्विस कराई है। सो उसमें मेरे ऑयल, ब्रेक पैड्स, जो भी ग्रीसिंग विसिंग हुए, चेन सेटिंग्स वगैरह उस और सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद मैंने जो रेयर टायर है मेरा वो नया बिठाया, क्योंकि पुराने वाला बहुत घिस गया था और आगे वाला और 4 से 5 हज़ार किलोमीटर आराम से जा सकता है, तो आगे वाले का कोई इशू नहीं है। तो वो मैंने वो कर लिया है, पूरा टायर चेंज करवा लिया है पूरा। उसके बाद फॉग लाइट लगा दी है, क्योंकि पता नहीं सुबह जल्दी निकलूँगा, रात अगर समझो कहीं लेट पहुंच गया। मेरा टारगेट तो है कि 5 से 6 बजे के आसपास मैं होटल रूम पहुंच जाऊँ, जहाँ पे भी पहुंचूँ, और मेरा टारगेट किलोमीटर कंप्लीट हो जाए। बट अगर नहीं पहुंचा, रात हो गई, तो फॉग लाइट चाहिए, क्योंकि हम पहाड़ में जाने वाले हैं और सुबह या कहीं भी हम लोग होटल से जल्दी निकलेंगे, तो उसके लिए हमें लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो लाइट हो गया। उसके बाद हिमालयन है मेरे पास, तो मेरे पास तो जो टायर ट्यूब मुझे लेके जाना है, तो मैंने पीछे वाले के लिए टायर ट्यूब है मेरे पास। आगे वाले 21 इंच का टायर ट्यूब्स नहीं मिलता। अभी पता नहीं क्यों प्रॉब्लम्स आ रहा है कि टायर ट्यूब्स मिल नहीं रही है 21 इंच, या फिर जो मेरे रियर 17 इंच है उसका बोले कि जब भी टायर खरीदोगे तो भी उसके साथ ही वो आएगी। तो ट्यूब तो एटलीस्ट मार्केट में होना चाहिए, बट वो नहीं है। तो मैं एक जुगाड़, ये 19 इंच का रॉयल एनफील्ड का ट्यूब है, आगे के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे टायर वाले से पूछा तो वो बोला कि ये लग जाएगा टेम्प्रेरी बेसिस पे। गाड़ी कहीं पे रुक जाती है तो एटलीस्ट गैराज तक तो पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए ये लग जाएगा। तो मैंने ट्यूब्स लेके रखना आगे पीछे। उसके बाद जो सर्विसिंग मैंने की थी, तो तभी मैंने उनसे पूछा था कि मैंने उनको बोला था कि राइड्स में मैं जाने वाला, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये स्पार्क प्लग का हेड रहता है, ये एक लेके जाने वाला। उसके बाद रिले बहुत ज़्यादा मेरा इशू हो रहा था स्टार्टिंग में, जैसे मैं नया बाइक खरीदा था उसमें भी रिले का इशू हुआ। और उसके बाद बीच में एक बार हो गया था कुछ, तो उसके वजह से एक रिले लेके जा रहा हूँ। उसके बाद एक स्पार्क प्लग मेरे साथ है और क्लच केबल। तो ये सारी आप अगर प्लान कर रहे हो तो एक बार है ना मैकेनिक से पूछ ले, अगर पूछो कि ये कैसे लगाना है वगैरह, ईजी है बहुत ज़्यादा। एक बार हम लोग कर देंगे या पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं ले रहा हूँ। उसके बाद अगर समझो टायर पंक्चर हो गया तो मुझे कैसा है ना, ट्यूबलेस टायर है आपका तो बेस्ट है, सब कुछ इजीली हो जाएगा। बट ट्यूब टायर है तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो टायर निकालना पड़ता है, ट्यूब फिक्स करनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे ट्यूब फिक्स तो नहीं कर सकता उसी जगह पे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ट्यूब्स वगैरह लेके रखी है आगे और पीछे के लिए। उसके साथ साथ ट्यूब्स के साथ साथ ये हवा भरते टाइम जो छोटा सा पिन रहता है, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा। ये मुझे मेरे टायर वाले ने दिया। उसने बोला कि हर जगह पे ये मिलता नहीं है, अगर नहीं मिला तो आपके पास रहना चाहिए। तो ये छोटा से ट्यूब्स है, ये छोटा सा पंक्चर का पिन जो रहता है वो है। उसके बाद पंक्चर का वो पिन निकालने के लिए ये छोटा सा सॉकेट जैसा घुमा के निकालते हैं। तो ये एक टूल है मेरे पास। और उसके साथ साथ टायर निकालने के लिए मैंने ये भी साथ में रखा है, ये साथ में रखा है। ये बहुत बड़ा है, बट उसने बोला कि ये लगेगा ही लगेगा आपको, ये मेन नट निकालने के लिए। होप करते हैं कि इनकी ज़रूरत ना पड़े पूरे राइड में, बट अगर कहीं पे अगर लग गई तो अपने पास हर चीज़ होना चाहिए। सो टूल इज़ इम्पोर्टेंट। ये एक स्क्रू ड्राइवर मुझे उसने दे के रखा है मेरे टायर वाले ने, कि जब भी आप राइड से वापस आओगे तो मैं उसे ये सारी चीज़ें दे दूँगा। ओके, तो अच्छा है, ये सारी चीज़ें मैंने लेके रखी है। उसके बाद पैनियर्स का, जैसे मैंने बोला था कि पैनियर्स का थोड़ा सा इशू हो गया था। एक जो पार्ट है मेरा, जो गोवा राइड के टाइम पे निकल गया था ऑफ रोड करते करते, तो ये वाला जो पार्ट मैंने बहुत जगह पे पूछा, कहीं पे भी मिल नहीं रहा था। रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में भी जाके पूछा, शोरूम में भी जाके पूछा। पैनियर्स के साथ आता है अलग से, रॉयल एनफील्ड ये चीज़ नहीं बनाती। तो मैंने मेरे एक राइडिंग नोमैड करके जो शॉप है, तो उनको मैंने ये चीज़ बताई और उनको मैंने पार्ट दिया था और उन्होंने मुझे वो पार्ट बना के दिया। तो अगर आप थाना में रहते हो या मुंबई में रहते हो और आपके पास पैनियर्स है रॉयल एनफील्ड के,
और अगर ये पार्ट आपको चाहिए, कोई मिसिंग हो गया आपका, देन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट राइडिंग नोमैड। उनको मैंने एक पार्ट दे के रखा है ताकि अगर आपको चाहिए तो आप वो बना के आपको दे देंगे। कम से कम मैंने 4 से 5 पार्ट उन्होंने बनाया था, तो मैंने 4 पार्ट मेरे पास रख दिए। ये 3 पार्ट एक्स्ट्रा मैं राइड पर लेके जा रहा हूँ। अगर कहीं पे अगर ये निकल जाता है तो मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा। तो ये चीज़ वो ओके, ये सारी चीज़ हो गई। तो बाइक राइड होगी, बाइक सर्विस, टायर, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद राइड पे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स राइडिंग गियर्स होने चाहिए। तो पैंट, जैकेट, उसके साथ साथ मैंने इनर टाइट्स जो रहते हैं वो दो लिए हैं। जो भी राइड है, ये राइड जो होने वाली है ना, एकदम लाइट वेट होने वाली। मैं सोच रहा हूँ कि एकदम लाइट वेट, ज़्यादा कुछ सामान में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी टूल किट का वेट वगैरह है। सो मैं कपड़ों के बारे में थोड़ा सा कंजूस होने वाला हूँ ये टाइम पे। तो मैंने डिकैथलॉन विज़िट किया था और वहाँ से जो भी एकदम पतला मटेरियल वाला जो टी शर्ट्स वगैरह रहते हैं, जो पैंट्स वगैरह रहते हैं, वो लिया है। ओके, तो वो मैं आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक्स पार्ट्स टू कैरी, वो सब हो गया। बाइक गियर्स, जैकेट, हेलमेट, पैंट्स और शूज़, इतना ही है। और इनर्स जो भी टाइट्स जो भी रहेंगे वो है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही निकाल के रखनी है, जैसे एक साइड में रखनी है। ओके, ये हो गया। उसके बाद जो 7 पॉइंट इज़ एक्चुअली मैंने बाइक का सर्विस के साथ बाइक के पार्ट्स भी सब बता दिए। तो 7 पॉइंट इज़ क्लोथ्स में मैंने जैसे बोला कि मैंने डिकैथलॉन से कुछ ऐसे वाले 4 टी शर्ट्स लिए, एकदम हल्के हैं और पतले भी है और प्रॉपर एकदम हवा पास वगैरह हो गया, एकदम आराम से हो जाएगा और हल्के भी है बहुत ज़्यादा। ये 4 टी शर्ट्स लिए क्योंकि मैं 4 दिन ही बीच में रुकने वाला हूँ, बाकी के दिन मैं राइड करने वाला हूँ। सो ये 4 टी शर्ट्स हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैंने जब भी मैं घूमूंगा तभी मैंने एक ट्रैकिंग पैंट जो है ना, ये लिया है डिकैथलॉन से। ये बहुत ही हल्की है और एकदम सही है। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि जीन्स वगैरह जो होती है ना, वो बहुत हेवी हो जाती है और 2-3 जीन्स हम लोग तो बहुत ज़्यादा हेवी होती है। सो ये एक पैंट में हर जगह पे पहनूंगा। इलास्टिक भी है, बीच वाला मटेरियल मस्त है एकदम, पहन के अच्छे भी दिखते हैं। और उसके साथ साथ अगर बैकअप के लिए मैं जीन्स वगैरह कुछ लेने वाला नहीं हूँ, बैकअप के लिए मैं बस एक ट्रैक पैंट, वो भी डिकैथलॉन से लेता है, एकदम पतला वाला, तो ब्लैक कलर का, वो मैं अपने साथ रखने वाला हूँ। अगर इनकेस ये अगर ख़राब वगैरह कुछ हुआ तो वैसे ये होने वाला नहीं है, बट एक लेके रखा है बस। तो ये घूमने का हो गया। उसके साथ साथ एक शॉर्ट्स रखा है मैंने रूम पे पहनने के लिए और एक टी शर्ट्स रहेगा, तो बस उतना ही है। और उसके साथ साथ वहाँ पे ठंडी भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि केदारनाथ जा रहे हैं तो थोड़ा ऊपर की तरफ केदारनाथ जब जाते हैं तब बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। तो डिकैथलॉन से मैंने ये एक अपने लिए जैकेट ऑर्डर किया था। ये सबसे बेस्ट जैकेट है क्योंकि ये इतने छोटे से पाउच में आ जाता है और -5 डिग्री तक ये वर्क कर रहा है, आपको बहुत अच्छी गर्मी देगा। रिव्यूज़ भी इसके अच्छे थे, मैंने पहन के देखा मेरे साइज़ का वगैरह, और इसका मटेरियल भी बहुत ही सॉफ्ट है। और अगर ये आपके पास है तो आई थिंक बारिश नहीं हुई। ये वाटर रिपेलेंट है, ये वाटर प्रूफ नहीं है। सो ड्राई ठंडी जगह पे अगर हम लोग जा रहे हैं, ड्राई कोल्ड जगह पे, तो ये बेस्ट है। अगर आप बारिश अगर हो रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, देन आप एक काम कीजिए कि आप वाटर प्रूफ वाला जो रहेगा वो लीजिए। बट वाटर प्रूफ वाले जो रहते हैं वो ऐसे बैग में छोटे से ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं आ सकते, तो उसके वजह से ठीक है। बट मैं हेलीकॉप्टर से जाने का सोच रहा हूँ और बीच में अगर बारिश हो गया तो मैं सोचूंगा कुछ और। बट ये तो ये यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट है। ये अराउंड 3500 के आसपास मेरे पास आ गया, तो बहुत सस्ते में बहुत अच्छा है और ये मटेरियल भी बहुत सही है एकदम। सो ये हो गया। उसके साथ साथ बंजी कॉर्ड्स भी है मेरे पास, 2-3 बंजी कॉर्ड्स मैं रखूँगा। और ठीक है, तो ये कपड़े का हो गया। इनर्स आप जितने ज़्यादा ले सकते हैं। अगर 10 दिन का ट्रिप है मेरा तो मैं 10 कम से कम लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे धोने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। जहाँ पे रुकते हो तभी आप जाके धो सकते हो, बट अगर समझो नहीं मिला तो और ठंडी ज़्यादा रहेगी, कपड़े सूखते नहीं है, तो उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा होना बहुत ज़रूरी है। सो आप जितने दिन के लिए जा रहे हो उतना ले लो। अगर आप राफ्टिंग करने वाले हो, अगर कहीं जाके रिवर राफ्टिंग, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि वैसे जैसे मैंने बोला कि ठंडी रहती है, ज़्यादा
सूखेंगे नहीं कपड़े, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा लगेंगे। तो ये हो गया कपड़ों के लिए। सॉक्स लेके चलिए, ग्लव्स लेके चलिए, ठीक है। उसके बाद टॉयलेटरीज का पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रश तो हो गया, कोलगेट हो गया। उसके बाद साबुन जो है, साबुन मत लेके चलिए, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद उसको रखना और कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके जगह पे आप बॉडी वॉश जो जेल आता है वो कैरी कीजिए, वो इजीली होता है। बॉटल ओपन कीजिए, शैम्पू की तरह होता है, तो शैम्पू का बॉटल वो हो गया। उसके बाद बॉडी वॉश का हो गया, और बस इतना ही है। और कोकोनट ऑयल आपके साथ रखिए, ठंडी की जगह पे जा रहे हैं तो कैसे ना थोड़ा सा स्काल्प ड्राई हो जाती है, तो डैंड्रफ वैंड्रफ का चक्कर भी रहता है। तो अगर कहीं पे रुक रहे हो आप, तो शाम के टाइम पे आप एक बार बस तेल लगा के रात को नहा लीजिए, बस ओके, दैट्स इट। सो वो बस साथ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ करना उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो पूरा ड्राई हो जाएगी स्किन, तो फिर स्काल्प को गिरता रहता है, वो अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे। और यहाँ पे आने के बाद भी थोड़ा टाइम तक वो कंटिन्यू रहता है। ओके, सो ये हो गया, ये सारी चीज़ें मैं लेके जाना। ड्यू हो गया, बॉडी स्प्रे हो गया, ठीक है। तो ये सारी आ जाएंगी टॉयलेटरीज क्लोथिंग में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ओके। उसके बाद आता है पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अभी ये डिपेंड करता है हर एक पे कि कौन कैसे ट्रैवल करने वाला। जैसे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो मुझे गोप्रो लेके जाने वाला हूँ, मोबाइल, उसके बाद जो बैटरी, चार्जर, ड्रोन है मेरे पास वो लेके जाऊँगा, उनकी बैटरीज है, पावर बैंक्स है, वो सारी चीज़ें मैं अपने साथ में रखूँगा। अगर कोई वीडियोस बनाता नहीं है तो उसे इतनी सारी चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, बट एज अ यूट्यूबर, एज अ यूट्यूबर मुझे वो सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी। तो वो एक वेट है जो टाइम बैग में आ जाएगा, तो उसके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट ये सारी, अगर यूट्यूबर है आप कोई या फिर शूट कर रहा है खुद को, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे भी आप एक हफ्ते पहले अपने सामने रख दीजिए, जो भी आप अपने बैग्स में रखने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी लास्ट एक दिन में अगर आप रेडी कर देंगे ये सारी चीज़ें, तो कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे, और फिर रास्ते में पता चलेगा ये चीज़ रहेगी। तो हर चीज़ आपके सामने रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कुछ भी रहा, हफ्ते भर में कुछ ना कुछ याद रहता है, नोट डाउन करो और वो चीज़ बाहर निकाल कर रख दो, ताकि एंड में जब 2 दिन पहले आप पूरा पैकिंग करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी। तो ये है ये हो गया सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ओके, उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है पैनियर्स एंड टाइम बैग। मेरे पास पैनियर्स है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो के पैनियर्स में मैं कैसे करूँ। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है जो पैनियर्स में याद रखनी है, वो है कि 60-40 का रेशो से पैनियर्स भरना है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक साइड में साइलेंसर रहता है, तो साइलेंसर वाली जो साइड है तो उसमें ऑलरेडी ये तो थोड़ा सा कम वेट भरना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बोला है कि 60-40 का रेशो जो होता है वो एक्चुअली अच्छा रहता है, ताकि प्रॉपर बैलेंस बाइक का बना रहता है। तो जो भी जो भी साइलेंसर वाली साइड होती है, मोस्ट ऑफ राइट साइड में मेरा साइलेंसर है, तो राइट साइड की जो पैनियर्स है उसमें ज़रा वेट थोड़ा कम रहेगा कंपेयर टू लेफ्ट साइड ऑफ पैनियर। तो प्रॉपर एकदम भरना है कपड़े, उसके बाद बाइक का सारा सामान इन 2 पैनियर्स में जाएगा, और उसके बाद जो भी हाथ में आने वाली चीज़ें जो रेगुलरली हमें ज़रूरत लगने वाली, जैसे पानी का बोतल, एक छोटा सा टॉवल रख दीजिए, गोप्रो रहेगा, कैमरा रहेगा, उसके बाद जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट रहेगा वो के टाइम बैग में रहेगा, जो हाथ में आपके सामने रहेगा, पैसे, वॉलेट वगैरह सब चीज़, मोबाइल वगैरह वो सब टाइम बैग में रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी। ये तो लॉक होके पैनियर्स अपने सेट हो जाएंगे। अगर आपके पास पैनियर्स ये पैनियर्स नहीं है और आपके पास दूसरी लगेज बैग्स है जो आती है, सैडल बैग्स है जो आती है, तो सेम चीज़ है। सैडल बैग्स में भी आप थोड़ा सा इधर उधर वेट आई थिंक दोनों में इक्वल टू रख सकते हैं, बट आई विल से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ज़्यादा मत रखिए, और उसमें वेट भी ज़्यादा नहीं रख सकते। अभी मैंने बहुत पहले सैडल बैग्स यूज़ किया था, तो उसके वजह से मुझे इतना आइडिया अभी मैं थोड़ा सा भूल गया, बट मैं दोनों साइड में इक्वली वेट डालता था, कोई इशू मुझे नहीं हुआ था उसमें ऐसे। और हाँ यस, अगर आपके पास सैडल बैग है तो जो सैडल स्टेयर जो रहता है दोनों साइड में, वो आप बाइक में लगा दीजिए। उसकी वजह से कैसे बैग्स टायर के अंदर ऐसे थोड़ी सी मुड़ जाती है वेट की वजह से। अगर मुड़ भी नहीं रही है तो कैसे जो
सस्पेंशंस रहते हैं तो उसको ऊपर नीचे वो रहता है, उसकी वजह से बैक भी थोड़ी सी फट जाती है। तो अगर सैडल स्टे रहेगा तो इजीली दोनों बैक सेट रहेगी और विदाउट एनी टेंशन आप जा सकते हैं। बट सैडल बैग और इसका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है मुझे यही लगता है कि आप पैनियर्स जो रहते हैं वो लॉक करके आप कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन सैडल बैग अगर जा रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी बाइक आपके सामने रहे नहीं और आप कहीं पे भी उसे छोड़ के इसे दूर ना जाए, क्योंकि कोई भी ओपन कर सकता है और चीज़ें निकाल सकता है। बट पैनियर्स का एक फ़ायदा होता है कि आप बाइक को छोड़ के आप थोड़ा दूर जा सकते हो, आपके नज़रों के सामने अगर बाइक नहीं है तो भी इतना इशू नहीं होता। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज फॉर हाउ आई हैव प्लान माई केदारनाथ उत्तराखंड राइड। होपफुली आपको भी इससे हेल्प हुई रहेगी। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक मैं ऑलरेडी मेरे राइड पे रहूँगा और आगे बहुत सारे अच्छे बहुत खूबसूरत वीडियोस आएंगे। तो होपफुली और एक मुझे चीज़ आपको एक बोनस में बतानी है कि अगर आप राइड करने वाले हो तो क्या चीज़ आपको याद में रखनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट डे रहेगा वो अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, मतलब 4 के आसपास राइड आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। 4 to 5 मैक्सिमम, लेट आप निकल सकते हो 5 बजे के आसपास, बट वो होना ही चाहिए। और रात को आपको राइड नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग हमेशा राइड नहीं करते, रेगुलर राइडर्स नहीं है, कभी साल में 1-2 बार ही राइड करते, तो रात में आपको राइड नहीं करनी चाहिए। अगर आपका ट्यूबलेस टायर है तो एक चांस ले सकते हैं, बट ट्यूब टायर है आपका तो आप रात को मत कीजिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी पंक्चर हो गया तो आपको कहीं पे भी हेल्प नहीं मिलेगी और रात के अंधेरे में आप फंस जाओगे पूरी तरह से। उसके बाद आपको शाम के 6 से 7 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे के आसपास आपको आपके डेस्टिनेशन या होटल के आसपास पहुंच जाना चाहिए। अगर सिटी है और आधे घंटे 1 घंटा सिटी से ट्रैवल होने वाला है, मतलब किसी सिटी में एंटर करो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट लेट तक आपको राइड नहीं करनी है। उसके बाद जब भी आप होटल में पहुंच जाओगे, मेरे एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि सीधा जाके नहा लेना फर्स्ट ही। इस चक्कर में मत पड़ना कि सुबह मैं उठ के नहाऊंगा और निकलूँगा, क्योंकि सुबह गर्म पानी बिल्कुल नहीं मिलता, ठंडा ही पानी रहता है, सब लोग सोए रहते हैं, कोई भी गीज़र चालू नहीं करता। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सुबह जब रात को शाम को जब भी पहुँचेंगे तो 8-9 के आसपास आप नहा के 10 बजे तक आप सो जाएंगे और सुबह 4 से 5 बजे के आसपास फिर से आप राइड करेंगे। जब भी आप जल्दी राइड स्टार्ट करते हो तो आप बहुत जल्दी आपके डेस्टिनेशन पहुंचते हो। अगर आप वहाँ पे भी नहीं पहुंच रहे हो तो आप स्लोली आराम से जा सकते हो, हर चीज़ देखते देखते आप कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करेंगे। क्योंकि कैसे ना, अगर आप लेट निकलेंगे, दोपहर के निकलेंगे, तो उसकी वजह से ना बहुत लेट हो जाते हो, तो फिर आपका एक माइंड में घुस जाता है कि अगर मुझे कहीं पे पहुंचना है तो मुझे भगाना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, वो इशू से आप बच जाएंगे और आराम से आपके डेस्टिनेशन में पहुँच जाओगे। सो यस, जल्दी निकलिए, शाम को ही नहाना कीजिए और जो खाना है वो आपका बहुत लाइट रखिए और बीच बीच में आप रुकते जाइए। अगर आप फर्स्ट बहुत लंबे टाइम के बाद राइड कर रहे हो, 1-2 साल के बाद, दैन 100-200 किलोमीटर्स के बाद में एक 5 से 10 मिनट वाला ब्रेक ले लीजिए। नहीं ओके, मैं अभी लास्ट राइड की तो मैंने तो 300-350 किलोमीटर के आसपास वन शॉट खींच लिया था। तो मैं जो करूँगा वो एटलीस्ट ट्राई करूँगा कि टैंक टू टैंक राइड हो जाए, मतलब 300 किलोमीटर, 300-350 की, तो 350 से 400 की मेरी टैंक की रेंज है। हाईवे पे तो बहुत अच्छा माइलेज मिलता है, तो उसकी वजह से मैं 300 किलोमीटर के आसपास रुक जाऊंगा। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग राइड कर रहे हो, और तो आप ये फ्यूल जो है आपका, एक आइडिया करके रखिए कि कम से कम 200 किलोमीटर के रेंज होने चाहिए मिनिमम, और आप फ्यूल अप कर देंगे ऐसे एकदम एंड तक। 50 किलोमीटर रेंज बाकी है तो उतने में आप मत रहिए, 200 किलोमीटर की रेंज होएगा, आप सीधा पेट्रोल डालिए, टैंक फुल रखिए अपना ईजीली। ओके, सो ये कुछ बोनस टिप थी। ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा कुछ तो हेल्प मिल ही रहेगी। सो डू कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन ऑफ द ब्यूटीफुल जर्नीज एंड वीडियोज यू विल फाइंड हियर। सो थैंक यू अगेन, like, share and subscribe the channel, and I will see you in the next video. Bye. ये देखिए, कुछ मैंने ऐसे प्लान बना के रखा था। सो ये मेरी प्रिपरेशन थी, हर जगह की डॉक्यूमेंटेशंस, बाइक पार्ट, और कौन से दिन कि क्या क्या हो जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन कर दी थी। सो ऐसा कुछ आपको प्लान करना है, बोर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एटलीस्ट 1 महीना पहले तो 10 दिन की अगर राइड पे जा रहे हैं तो वो प्लान आपका होना चाहिए।